हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे यूपी डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर के साइंस के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, या फिर हम कह सकते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों को, जिसमें हम 2016 से लेकर अभी तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी के बारे में देखेंगे। और जो है पूरा एकदम क्वेश्चनों को एकदम विस्तार से देखेंगे हम। अगर आप इन क्वेश्चनों को कर लेते हैं तो आप जो है अतिलकोत्तरीय प्रश्नों को भी लगा लेंगे। और जो 5 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव आता है आपका 5 में 5वां नंबर मैं कह सकता हूँ 100% हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। एक्सरे, पहला क्वेश्चन है आपका कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। तो जो मार्कोनी है इन्होंने किसका आविष्कार किया था, रेडियो का, है ना। ऑटो हान ने जो है परमाणु बम का आविष्कार किया था। तो जो एडिसन है इन्होंने किसका आविष्कार किया था, बल्ब का, है ना। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, विलियम रॉन्जन। तो इन्होंने जो विलियम रॉन्जन जी हैं इन्होंने एक्सरे का आविष्कार किया था। ठीक है, तो चारों विकल्पों के बारे में आप जान गए होंगे बढ़िया से। तो आप इनका रिवीजन करेंगे मस्त से। आप वीडियो में बने रहें, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और अच्छे से हम इनका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या दिया है। निम्नलिखित यातायात के साधनों में कौन सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की देन है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का मतलब है साइंस है, टेक्नोलॉजी, है ना। तो देखिए जो बैलगाड़ी है ये तो बहुत पहले से है ना चलती हुई आ रही है। घोड़ा गाड़ी भी पहले से ही यूज में है, ऊँट भी, है ना, ये तो जानवर है। तो जो साइंस और टेक्नोलॉजी की देन है वो यहाँ पर क्या है, साइकिल। तो ऑप्शन कौन से हो जाएगा, वाह। अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है, एजुसेट क्या है। तो एजुसेट क्या है, एजुसेट आप याद रखेंगे एक शैक्षिक उपग्रह है ना, शिक्षा से संबंधित सैटेलाइट है। शैक्षिक कार्यक्रम ये तो अलग चीज़ें हैं, है ना। तो इसमें कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, वाह, शैक्षिक उपग्रह। एक चीज़ याद रखेंगे कि जो एजुसेट है इसको हम जीसैट 3 के नाम से भी जानते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। आप लगातार केवल वीडियो को देखेंगे, है ना, 1 से 2 बार देख लेंगे तो आप 100% पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर लगभग सभी जो ऑप्शन दिए गए हैं उनका एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे। तो देखो, कृषि उपज में आशातीत वृद्धि, मतलब है ना लगातार जो वृद्धि हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, कृषि के उपज में, उसको हम कहते हैं हरित क्रांति। तो हम इतने पर ही क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। अब हम देखेंगे कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, पूछ सकता है एग्जाम में। तो श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से, ठीक है। और हरित क्रांति के बारे में और क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे कि आपसे पूछ ले कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो वो थे नॉर्मन बोरलॉग। और अगर भारत में पूछे तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, है ना। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा इसमें, यहाँ पे बा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ईंधन के आधुनिक रूप हैं। तो ईंधन के आधुनिक रूप में ये सब के सब आते हैं, ठीक है। मॉडर्न युग में जो भी ये है, एलपीजी है, लकड़ी है, मिट्टी का तेल है। तो ऑप्शन 10 सही हो जाएगा, ये वाला। अब एलपीजी के बारे में पूछ सकता है कि एलपीजी में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। तो एलपीजी में जो है याद करेंगे आप ट्रिक से, बी और पी मतलब बीपी, मतलब बी फॉर ब्यूटेन है, पी फॉर प्रोपेन, ये दोनों गैसें पाई जाती हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक मात्रा में क्या पाई जाती है तो वो है ब्यूटेन, क्योंकि ब्यूटेन बहुत ही क्या होती है, ज्वलनशील गैस होती है। अगला क्वेश्चन देखें 6 नंबर में क्या दिया है, मनोरंजन के साधन है। तो मनोरंजन के साधन बताइए इनमें ऑप्शनों में देख के। कंप्यूटर, यस, कंप्यूटर से भी हमें मनोरंजन मिलता है, वीडियो गेम खेलने से भी मिलता है, टेलीविज़न से भी मिलता है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन द, उपरोक्त सभी। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें आप, द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया, मतलब जैसे कि आप देखेंगे जल क्या है, द्रव है। फिर इसको जब हम हीट देते हैं तो क्या होता है, वाष्प में बदलने लगता है। तो बताओ क्या होती है, कौन सी क्रिया होती है, वाष्पन होती है, ठीक है ना, वेपरेशन हो जाता है उसका। तो अगला क्वेश्चन, इसमें जो ऑप्शन दिया है ये गलत दिया है, सा नहीं होगा। संघनन का मतलब क्या होता है कि जब हम वाष्पन से द्रव में किसी वस्तु को लाते हैं, मतलब कि जब कोई जो पदार्थ है अगर गैसीय अवस्था में चला गया है उसको जब हम पुनः किस में लाते हैं, द्रव में, जैसे कि जल को, है ना। जल को जो है जब हम उबाल दें, उबालने के बाद वो भाप बनेगा, तो भाप को अगर हम फिर से ठंडा करें तो जो क्रिया बनेगी, है ना, वो क्या कहलाती है, संघनन।
फिलहाल इस क्वेश्चन में ऑप्शन बा सही होगा। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, तो अभी ऊर्ध्वपातन के बारे में पढ़ेंगे। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन जो ऐसी क्रिया होती है जिसमें जब हम ठोस पदार्थों को गर्म करते हैं तो बिना द्रव अवस्था में गए सीधे कहाँ चले जाते हैं? गैसीय अवस्था में। जैसे उनके उदाहरण हैं, देखो अगला क्वेश्चन में दिया ही है, ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। तो ऊर्ध्वपातन के उदाहरण नौसादर भी है ना, नौसादर है जिसको अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, जिसका सूत्र होता है NH4Cl, और कपूर भी है, ठीक है, और एक होता है नेप्थेलीन। तो यहाँ पे आ और बा दोनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? दा। तो हीरा क्या है फिर यहाँ पे जो दिया है? हीरा जो होता है ये कार्बन का अपर रूप है। कहने का मतलब ये कार्बन का जो होता है क्रिस्टलीय अपर रूप होता है, ठोस अपर रूप, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है? जलवाष्प का द्रव में बदल जाना। देख रहे हो ना क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। तो जलवाष्प का द्रव में बदलना, अब क्या हो रहा है, जो जलवाष्प है ना, वो द्रव में आ रहा है। तो अभी मैंने बताया था आपको क्या हो जाएगा? संघनन, ठीक है ना, संघनन। गलनांक क्या होता है? किसी भी पदार्थ का बॉइलिंग पॉइंट होता है जिस पे कोई पदार्थ उबलने लगता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। देखिए एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, बहुत ही है ना आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। थर्ड सेमेस्टर वाले भी इसको देख सकते हैं, सॉरी फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड के लिए तो हम बता ही रहे हैं, फर्स्ट वाले भी देख सकते हैं, है ना, क्योंकि यही फिजिक्स उसमें भी आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन अगला कह रहा है कि दाब का मात्रक है। दाब, पहली बात जानते हैं दाब क्या होता है। जैसे कि आप है ना किसी मेज़ पर को पकड़ कर खड़े हो जाएं, तो अगर हाथ रख के, तो जो आपका हाथ होता है वो मेज़ पर क्या लगाता है? दाब, है ना। तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो दाब को पीछे दिखाते हैं, प्रेशर बराबर बल मतलब फोर्स F, और बटे क्षेत्रफल क्या होता है? A मतलब एरिया। तो बताओ बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, है ना, और एरिया का मात्रक होता है मीटर का स्क्वायर। तो इस प्रकार हमारा मात्रक क्या बन जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर द, ठीक है। अब अगर जूल पूछ ले, तो जूल किसका मात्रक होता है? ये ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। किलोग्राम किसका मात्रक है? तो पदार्थ के द्रव्यमान का होता है। फिलहाल 10 में ऑप्शन कौन सही होगा? दा वाला। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, है ना। समुद्री तल पर दाब मापी के पारे में ऊंचाई होती है। जो समुद्री तल पर जो दाब मापी होता है उसका जो पारा होता है, उसमें पारा कितने ऊंचाई तक होता है? तो हमारी तबीयत ख़राब हो गई है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे आप। तो कितना होता है याद रखना? 76 सेंटीमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो अब हम लेते हैं नेक्स्ट पेज को और देखते हैं, है ना। थोड़ा लंबी क्लास चलेगी, लगभग 1 घंटे तक, बट आप इसको अगर 1 से 2 बार देख लेते हैं ना, तो मैं कह सकता हूँ कि आप पूरे के पूरे नंबर ला पाएंगे, है ना। 5 नंबर जो विकल्प का आता है वो तो लेकर आएंगे ही, साथ ही आप अति लघुत्तरीय प्रश्नों को भी हल कर पाएंगे। तो देखते हैं आगे हम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय बल का उदाहरण नहीं है? मतलब इन ऑप्शनों में से जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें बताना है कि किसमें जो हमारा जो पेशीय बल है, मतलब मसल यूज में नहीं आ रहे हैं, है ना, जिनको करने के लिए। तो कुली द्वारा हाथ ठेला बोझा ढोना, तो इसमें तो क्लियर है लगेगा, है ना, पूरी की पूरी। सेब का पेड़ से गिरना, अब इसमें हमारी मसल से थोड़ी ना लग रही है, मतलब मांसपेशियाँ हमारी नहीं लग रही हैं, तो कोई बल नहीं लग रहा है। साइकिल अगर चलाते हैं तो भी लगेगा, है ना। बच्चे द्वारा कुएं से पानी खींचना, बच्चा हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर पानी को खींच रहा है तो उसके मसल्स का कहीं ना कहीं यूज हो रहा है, ठीक है। तो याद रखना ऑप्शन इसमें कौन सही हो जाएगा? बा वाला। क्वेश्चन नंबर 13 देखें आप, क्या दिया है? निम्नलिखित में से मशीन का कार्य कौन सा नहीं है? मतलब कौन सा कार्य इसमें से मशीन नहीं करती है? तो बताओ। हमारे कार्य को सुविधाजनक बनाना, ये तो करती ही करती है। हमें कम बल लगाकर बोझा उठाने योग्य बनाना, तो ये भी मशीन का कार्य है ना। यथार्थ भाप लेने योग्य बनाना, तो ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है। हमारे कार्य को शीघ्र करने में, तो ये तो क्लियर सी बात है, कार्य को शीघ्र करने के लिए है ना विभिन्न प्रकार के यंत्रों का उपयोग किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है? पत्ती में पाए जाने वाले रंध्र, है ना, जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा, वो कहाँ स्थित होते हैं? तो जो पत्ती होती है उसके निचले सिरे पर होते हैं, जो कि रंध्र क्या होते हैं? पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र के रूप में पाए जाते हैं, जहाँ से क्या होता है, जो जल होती हैं पत्ते जो ग्रहण करती हैं, वो वाष्प के रूप में, है ना, बाहर निकल जाती हैं। तो कहाँ क्या सही हो जाएगा इसमें? निचली सतह पर, मैंने बताया ना निचली सतह पर होता है। अगला क्वेश्चन देखो 15, पौधों में मूल रोम किस अंग में पाया जाता है? तो जो पौधों में मूल रोम होता है
रोम का मतलब जड़ होता है, ठीक है, तो जड़ में पाया जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि जड़ें कितनी प्रकार की होती हैं, है ना। तो 2 प्रकार की, एक होती है मूसला जड़ें, एक होती हैं झकड़ा जड़ें। और भी प्रकार की हो सकती हैं, फिलहाल देख लेना आप। अगले क्वेश्चन देखो, पुष्प का नर भाग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दी गई ऑप्शन है, इसमें से पुष्प का कौन सा भाग है जो नर है, मतलब कि मेल है। तो क्या होता है वो, पुंकेसर, याद रखना पुंकेसर होता है। जबकि स्त्री केसर जो होता है यहाँ पे वो क्या है, मादा भाग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है कि एल्कीन उदाहरण है। एल्कीन किसका उदाहरण है, तो एल्कीन जो होता है वो एथिलीन का उदाहरण होता है, याद रखना। मेथेन जो होता है ये एल्केन श्रेणी के सदस्य होते हैं, मेथेन और एथेन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है। जैसे कि पता ही चल रहा है कि कार्बनिक यौगिक मतलब ऐसा यौगिक कि इसमें कार्बन अनिवार्य है होना। तो देख रहे हो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आ वाला, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। तो बाकी ये क्लोरीन जो क्या है, ये गैस है ना। लेड जिसका सिंबल होता है क्या, Pb। तो ये तो अलग चीज़ें हैं। तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन जरूर ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो 19 नंबर। एल्काइन का उपयुक्त उदाहरण है, एल्काइन का इसमें से, तो एल्काइन का जो उपयुक्त उदाहरण है वो क्या है, मेथेन, याद रखना। मेथेन का सूत्र क्या होता है, CH4, याद रखना, ठीक है। ये जो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, क्योंकि मेथेन में कार्बन कार्बन के बीच में है ना क्या पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, खमीर बनाने में खमीर का उपयोग होता है। खमीर का उपयोग जो होता है वो औषधि बनाने में भी होता है, एल्कोहल जिसे मदिरा कहते हैं उसको बनाने में भी होता है, और बेकिंग पाउडर मतलब खाने वाला जो सोडा होता है उसको भी बनाने में होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, द। अगला क्वेश्चन देखो, भोजन संरक्षण की उपयुक्त विधि है। इसमें से भोजन को संरक्षित रखने की विधि है इसमें से कौन सी, तो देखिएगा यहाँ पे आसवन विधि ये नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वाष्पन विधि ये भी नहीं है। इससे क्या होता है, वाष्पन विधि में वो गैस मतलब जो लिक्विड पदार्थ होता है वो गैस के फॉर्म में बाहर उड़ जाता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, निर्जलीकरण विधि, याद रखना, है ना। पाश्चर विधि क्या होती है, ये दूध से संबंधित होता है। जब दूध को हम क्या करते हैं, दूध में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनको नष्ट करने के लिए दूध को हम काफ़ी हद तक पहले गर्म करते हैं उच्च टेम्परेचर तक, और अचानक से उसे हम ठंडा कर देते हैं। तो वो विधि क्या कहलाती है, पाश्चरीकरण विधि कहलाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। आप जो है वीडियो में लगातार बने रहेंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं यहाँ पे, और इसका एक्सप्लेनेशन अब केवल हमें बताना कि आपको कैसा लगा, है ना। जब आप बैठेंगे एग्ज़ाम हॉल में तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने जो है बहुत अच्छे से पढ़ाई की है और अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है कि भोजन संरक्षित करने की मुख्य विधियों में से एक है। तो भोजन को अगर संरक्षित करना है तो उनमें कई विधियाँ दी गई हैं, तो उनमें से इसमें कौन सी विधि है, तो ऑप्शन कौन सी विधि है, शीतलन विधि का मतलब जैसे कि जब आप भोजन को कहाँ पर रख देते हैं, खाने वाले पदार्थों को फ्रिज के अंदर रख देते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो टेम्परेचर क्या होता है, सामान्य से जो है अधिक होता है, जिसके कारण जो होता है जो भोजन होते हैं वो संरक्षित बने रहते हैं, मतलब खाने योग्य बने रहते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, खाद्य एवं खनिज अधिनियम कब पारित हुआ था, तो याद रखना कब हुआ था, 1948 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अभ्रक का उपयोग किया जाता है। तो अभ्रक का जो उपयोग होता है ये याद रखना किस में होता है, विद्युत उद्योग में, ठीक है। विद्युत के उपयोग में अभ्रक का किया जाता है। अभ्रक क्या होता है, आपने जो देखा होगा कि जब जो हम गुलाल, होली के समय जो गुलाल खेलते हैं, जो उसमें चमकीला पदार्थ होता है वो क्या होता है, अभ्रक ही होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखें 25 नंबर, कह रहा है कि वे पदार्थ जिन पर पड़ने वाला, यहाँ पे पड़ने वाला क्या, प्रकाश होना चाहिए था, पड़ने वाला के बाद प्रकाश होगा, आंशिक रूप से निर्गत होता है। तो क्या हो गया, नाम से ही पता चल रहा है आंशिक थोड़ा बहुत, तो क्या हो जाएगा वो अल्प पारदर्शक, ठीक है। और पारदर्शक क्या होता है, पारदर्शक ये होता है जिसमें प्रकाश जब हम गिराते हैं तो प्रकाश की जो लाइट होती है वो उसके आर पार निकल जाती है। तो अगला देखिए, लगभग सभी भाग उसके एक ओर से दूसरी ओर चला जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, क्या दिया है 26 में, किस प्रकाश स्रोत से उपछाया कभी नहीं बनती है। मतलब ऐसा कौन सा प्रकाश स्रोत है जहाँ से निकलने वाले प्रकाश की छाया नहीं बनती, तो वो क्या होता है, बिंदु प्रकाश स्रोत। आपने देखा है जैसे कि कोई पॉइंट हमने ले लिया है यहाँ पे बिंदु, और यहाँ से जो प्रकाश निकलेगा, है ना,
इसकी कभी उपछाया नहीं बनेगी, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, पृथ्वी पर उपछाया से होकर जब चंद्रमा गुजरता है तब क्या होता है। मतलब पृथ्वी की छाया से होकर कौन गुजरेगा, चंद्रमा। तो क्या होता है उस समय, याद रखना चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है ना। क्या होता है, चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण हमेशा कब होता है, ये होता है अमावस्या के दिन, सॉरी पूर्णमासी के दिन। क्या कब होता है चंद्र ग्रहण, पूर्णमासी को। जबकि जो सूर्य ग्रहण है ये हमेशा याद रखना ये अमावस्या के दिन होता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह होता है बुध, क्योंकि आप पढ़े होंगे जैसे कि यहाँ पे सूर्य है ना, ऐसे। तो सूर्य के पास फिर होता है पहले यहाँ पे बुध, है ना, फिर होता है शुक्र, फिर होता है पृथ्वी, ऐसे मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये होते हैं। तो सबसे नज़दीक कौन हो जाएगा, ये मरकरी मतलब बुध, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, ध्रुव तारा किस दिशा का सूचक है। तो इसको आप याद रखेंगे, ध्रुव तारा जो होता है वो उत्तर दिशा का सूचक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया है, तारे हमें छोटे क्यों दिखाई देते हैं। चलिए बताएं आप कि तारे हमें छोटे क्यों दिखाई देते हैं। क्योंकि तारे से जो हमारे पृथ्वी की दूरी है बहुत अधिक है, तो हम कह सकते हैं यही कारण है, ठीक है। तो दूरी अधिक होने के कारण, तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, खाना बनाते समय है ना बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, तो इसका क्या मतलब है। खाना बनाते समय जो बर्तन है अगर उसकी जो तली है वो बाहर से काली हो रही है, तो इसका मतलब होता है कि जो ईंधन है वो आर्द्र है, मतलब ईंधन में क्या है, नमी है। ये भी सही हो सकता था कि ईंधन पूरी तरह से जल नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर ऑप्शन में देखें ऑप्शन के अनुसार तो ऑप्शन सा ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है। नमी ज़्यादा होने के कारण मतलब आर्द्र होने के कारण ये होता है कि जो बाहर की तली होती है वो बर्तन की काली हो रही होती है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 32 कार्बन के पररूप है, मतलब एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तो भैया कार्बन का पररूप क्या होता है, कार्बन के अलग अलग रूप में पाए जाते हैं। कार्बन होता है ग्रेफाइट, है ना। आप देखे होंगे जो पेंसिल होती है जिसे आप लिखते हैं तो उसमें जो पाया जाता भाग है जो चलता है वही होता है ग्रेफाइट। और हीरा ये भी कार्बन का पररूप है। कार्बन के और कई अपर रूप हैं जैसे कि ग्रेफीन है ना, और फ्लोरीन भी है। ग्रेफीन क्या होता है, जो आपने देखा है जो आज के ज़माने में जो टच स्क्रीन आ रहे हैं, है ना, इन जो टच स्क्रीन है या मोबाइल है इन सभी में क्या लगा होता है, इसमें लगा होता है ग्रेफीन, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन सा आ व बा दोनों। तो देखिए क्वेश्चन और बनाते हैं यहाँ से हम कार्बन से ही। कार्बन का प्रतीक पूछ सकता है आपसे, तो कार्बन का प्रतीक क्या होता है, सी। और क्वेश्चन कार्बन के परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 6, याद रखना ये सी है और ये परमाणु क्रमांक 6 है। तो आशा करता हूँ बहुत ही आप इन्जॉय कर रहे होंगे क्लास को और बहुत अच्छे से जो है आप इसको 2 बार केवल आप सही से देख लेंगे ना, एक्सप्लेनेशन जो हम कर रहे हैं, है ना। पढ़ाने तो बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, तो एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है कि कोई कितना उस क्वेश्चन के बारे में निचोड़ दे रहा है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम 33 क्या दिया है, हाइड्रोकार्बन बना होता है। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है, देख ही रहे हो ना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन, तो ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों पाए जाएंगे वो हो जाएगा हाइड्रोकार्बन। तो ये और ये दोनों सही है, तो आवा दोनों सही हो जाएगा। जैसे कि हाइड्रोकार्बन का उदाहरण लेते हैं CH4 मतलब मीथेन। इसमें देख रहे हो C क्या है कार्बन और H क्या है हाइड्रोजन, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो अभी मैंने बताया था आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, कार्बन के बीच में जो होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, या कह सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, आ व बा दोनों, क्योंकि ये एल्केन श्रेणी का जो सूत्र होता है क्या होता है, ये भी पूछ सकता है आपसे CnH2n-2, याद रखना ये एल्केन श्रेणी का सूत्र है ना यहाँ पे। और n क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन की संख्या जब हम रखते हैं तो यहाँ पे मिल जाता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। एग्जाम्पल CH4 जैसे हो गया, है ना, C यहाँ पे देख सकते हो CH4, ये देखिए ये हो गया। इसका जब हम पूरा नाम लिखेंगे तो ऐसे ही बनेगा संरचना इसकी, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसमें सिंगल बॉन्ड है तो ये है संतृप्त। बाकी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले सभी क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 33 नहीं होगा 33 होगा, है ना, सॉरी 35, क्योंकि 34 तो ये वाला ही है, 35 होगा। कह रहा कि प्रकृति में कार्बन पाया जाता है, तो प्रकृति में कार्बन किस किस अवस्थाओं में पाया जाता है, तो
है ना, फ्री अवस्था में पाया होता है, मतलब मुक्त अवस्था में भी, और यौगिक के रूप में भी कार्बन पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, सा, आवाबा दोनों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 36। क्या दिया है 36 में, कि नीचे दिए गए पदार्थों में किस में कार्बन नहीं पाया जाता है, मतलब इनमें से किस में कार्बन नहीं पाया जाता है। तो देखिएगा, रोटी में पाया जाता है, ठीक है, चीनी में भी पाया जाता है, क्योंकि चीनी का सूत्र होता है, क्या होता है, C12H22O11, याद रखना, पूछ सकता है। ठीक है, कोयले में तो होता ही होता है, क्लियर ही है। नमक में जो होता है इसमें कार्बन नहीं पाया जाता। नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl, NaCl, मतलब Na क्या होता है, सोडियम, Cl होता है क्लोराइड यहाँ पे, तो सोडियम क्लोराइड इसका सूत्र होता है NaCl, याद रखना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 37। LPG है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो कुकिंग गैस के नाम से जानते हैं हम, में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। तो हमने इसके ऊपर वाले में बताया था कि कुकिंग गैस में जो LPG गैस है इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो होता है ब्यूटेन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, ज्वलनशील गैस होती है। तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये जो मीथेन गैस है ये सड़े गले स्थानों पर पाई जाती है, दलदली स्थानों पर। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 38। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है, मतलब ठोस रूप, तो अभी ये भी पढ़ चुके हैं हम। ग्रेफाइट भी होता है, मैंने बताया, पेंसिल की जो नोक होती है ना। कोयला ये नहीं हो सकता है, क्योंकि कोयला तो है ना भुरभुरी अवस्था में भी पा सकता है। जल, लकड़ी का चारकोल, ये भी नहीं होगा, भंगुर अवस्था में सब होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है, इंसुलिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और देखना, ये कई बार पूछा गया है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से क्या होता है, निम्नलिखित में से। इंसुलिन हार्मोन की जब कमी हो जाती है व्यक्ति के अंदर, तो क्या होता है, डायबिटीज़ रोग हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शुगर भी कहते हैं, है ना। तो जिस व्यक्ति को ये हो जाता है, मतलब ब्लड में क्या होता है, जो शर्करा की मात्रा होती है बढ़ जाती है, जिससे व्यक्ति में क्या हो जाता है, डायबिटीज़ रोग हो जाता है, और उसे इंसुलिन का बार बार वैक्सीन लेना पड़ता है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की माप की जाती है। तो ध्वनि की जो मापा जाता है ना, वो डेसीबल में मापा जाता है। किस में, याद रखना, डीबी लिखता है, डीबी मतलब डेसीबल। मीटर में तो दूरियां नापी जाती हैं, किलोमीटर में भी दूरियां। पास्कल में क्या होना पाता है, दाब, क्योंकि दाब के दो मात्रक होते हैं, एक तो होता है पास्कल, एक होता है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, मतलब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 41 नंबर, हमारे शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। तो जो हमारा शरीर है, एक मनुष्य के शरीर का, अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। यहाँ पे सही होगा, ये गलत है। ठीक है, तो ये भी गलत है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर हम बोल सकते हैं फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये दोनों सही होता है। सेंटीग्रेड में 37 होता है, फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, है ना। आप केवल क्वेश्चन आप लगातार बने रहें हमारे साथ, और देखना आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम को क्रैक करके आएंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। रक्त में किसकी मात्रा अधिक होने से मधुमेह रोग होता है। तो अभी देख रहे हो ना, अभी इसके पहले ही हमने क्वेश्चन नंबर शायद 39 में एक्सप्लेन किया था। तो देखिए, रक्त में क्या चीज़ ज़्यादा हो जाता है, तो रक्त में मैंने बताया था अभी आपको, ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज, शुगर की मात्रा जब बढ़ जाती है ना ब्लड में, तो क्या हो जाता है व्यक्ति को, मधुमेह रोग, मतलब क्या होता है, डायबिटीज़ हो जाता है, और इसके लिए उसे इंसुलिन हार्मोन का टीका लेना पड़ता है। ठीक है ना। इंसुलिन को बनाता कौन है, अगर आपसे पूछ ले, तो जो हमारे जो अग्नाशय होता है उसकी जो बीटा कोशिकाएं होती हैं वहाँ से बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 43 नंबर, स्त्रियों में मधुमेह रोग होने की संभावना किस अवस्था में होती है। तो जो स्त्रियां हैं उनमें मधुमेह रोग होने की, वैसे तो हो किसी को सकता है, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार सर्वाधिक है ना चांस होता है किस अवस्था में, तो गर्भावस्था में, याद रखना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम नेक्स्ट। हाँ, तो जो क्वेश्चन है भाई साहब ना, नंबर 1 के क्वेश्चन है, देखिए 44 नंबर, फिर वही क्वेश्चन आया, रिपीट हो गया, वैसे ही अलग अलग तरीके से वही क्वेश्चन को बार बार पूछ रहा है। अब बताओ, मधुमेह रोग है, तो मधुमेह रोग क्या होता है, वंशानुक्रम होता है। ठीक है ना, वंशानुक्रम का मतलब होता है कि यह रोग जो है अगर किसी के मम्मी पापा को है तो वो उसके होने वाले संतान में होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इस ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हेरिडिटी है, वंशानुक्रम का मतलब हेरिडिटी। अगला क्वेश्चन देखो 45,
मधुमेह में रोगी को कौन सी दवा दी जाती है? तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, जल्दी से हटाते हैं। इंसुलिन मैंने बताया था अभी ना। पैरासीटामोल आपको पता होगा दर्द में। विटामिन डी जब हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, रिकेट्स हो जाता है ना, तो उसमें हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो 46 नंबर, उक्त रक्तचाप कितने प्रकार का होता है? हाई ब्लड प्रेशर कितने प्रकार का होता है? तो होता कितना है? 3 प्रकार का। अभी आगे मिलेगा तो एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में हम और अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 47 देखो जल्दी से, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस क्या होता है? 5 जून को मनाया जाता है हर वर्ष, ठीक है। तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, याद रखना। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया है? पृथ्वी के चारों ओर कितनी ऊंचाई तक वायुमंडल का विस्तार होता है? तो जो हमारी पृथ्वी है इसके चारों ओर कितने ऊंचाई तक वायुमंडल है ना पाया जाता है? तो याद रखना लगभग में कितना होता है? 100 किलोमीटर तक पाया जाता है। सॉरी है ना, ऑप्शन में हमें लग रहा है एरर है फिलहाल, एक बार देख लेना। 60 दिया इसमें, 60 को सही मान रहा है, तो 60 किलोमीटर ही हम लगाते हैं, ठीक है ना, है ना। सॉरी गलत कर दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 49 देखें आप, प्रकृति की रचना है। प्रकृति की रचना है किन किन चीज़ों से? बताइए इसमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं? तो मनुष्य भी है, जीव जंतु भी है और पेड़ पौधे, ये सभी प्रकृति में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन 10 सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बर्फ़ का तापमान कितना होता है? तो बर्फ़ का अगर तापमान पूछे तो कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे जब ज़्यादा होने लगता है तो बर्फ़ क्या होती है? पिघलने लगती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, क्या दिया है? द्रव के है ना, द्रव जो होता है लिक्विड का जलवाष्प में बदलने की जो क्रिया होती है, अभी मैंने आपको बताया था क्या कहलाएगी? वाष्पन। क्योंकि द्रव जो है लिक्विड से कहाँ जा रहा है? गैस के फॉर्म में जा रहा है, तो वाष्पीकरण होगा उसका, ठीक है। जमना होता है फ्रीजीकरण, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखो 52, 20 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड को जब हम फ़ारेनहाइट में ले जाते हैं तो कितना आ जाता है? 36 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इनके बीच में रिलेशन होता है फ़ारेनहाइट और उसके बीच में, है ना। C = K+273 करके, है ना, एक सूत्र होता है इसके बारे में, वहाँ से निकल के आता है। अगला क्वेश्चन देखो 53 नंबर, किसी वस्तु का ताप निर्धारित होता है अणुओं की किससे? तो अणुओं की गतिज ऊर्जा पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, ताप किसी भी वस्तु का, याद रखना। ऑप्शन बात सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन है हमारे पास, है ना, थर्मामीटर बनाने में पारा उपयोग में लेते हैं, क्यों? क्योंकि जो पारा होता है इसका जो क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत अधिक होता है, इसलिए इसका उपयोग हम थर्मामीटर बनाने में लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, सूर्य का ताप नापा जाता है। अब बताओ, सूर्य का तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना। उसको नापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। बहुत ज़्यादा तापमाप होता है सूर्य का, तो अगर इस ऑप्शन में देखें तो उत्तापमापी भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 56, वस्तु ए का द्रव्यमान, है ना, बी से क्या है? ज़्यादा है, अधिक है। तो दोनों को समान मात्रा में ऊष्मा दी जाती है, तो ये बताओ किसका ताप अधिक होगा, है ना। तो बताइए यहाँ पे Q = एक सूत्र होता है MS डेल्टा T, है ना। तो उसके अनुसार हम जब देखेंगे तो यहाँ पे कौन सही हो जाएगा? आ वाला, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, क्योंकि Q बराबर होता है तो Q प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? M। तो अगर Q बढ़ाएंगे हम ताप ऊष्मा, तो द्रव्यमान मतलब द्रव्यमान अगर ज़्यादा है तो उसका ताप भी क्या होगा? ज़्यादा होगा गर्म करने पर, तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 1 कैलोरी का मान कितना होता है? याद रखना 4.18 जूल, जूल में ये होता है, ठीक है। 1 कैलोरी में 4.18 जूल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 58, क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 58 में 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ़ को गर्म करने पर पानी का ताप कितना होता है? तो 0 ही रहता है, क्योंकि मैंने भी बताया कि जो 0 डिग्री होता है उसमें जो जल होता है वो ठोस मतलब कि बर्फ अवस्था में और द्रव मतलब पानी की अवस्था दोनों में पाया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59, ऊष्मा का सुचालक है। इस ऑप्शनों में सबसे अच्छा चालक ऊष्मा का कौन होगा? तो क्या हो जाएगा? तांबा, ठीक है ना। तांबा जो होगा यहाँ पे इस ऑप्शनों के अनुसार सही होगा, क्योंकि कांच में तो होगा नहीं, कागज भी नहीं होगा, लकड़ी भी नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन देखो, द्रवों में ऊष्मा का संघटन होता है। तो द्रव में जो होता है लिक्विड में किस प्रकार से ऊष्मा जो है इधर से उधर जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक?
तो चालन द्वारा चल कर जाती है। ठीक है, जब हम गर्म करते हैं तो पदार्थ के अणुओं में टकरा के ऊर्जा आगे की ओर बढ़ती जाती है, तो चालन द्वारा। अगर सूर्य में पूछा होता तो क्या होता, विकिरण द्वारा। तो अगला क्वेश्चन दिया ही है यही वाला। अगला क्वेश्चन है सूर्य से गर्मी पृथ्वी तक आती है। तो सूर्य से जो गर्मी होती है पृथ्वी तक किस विधि द्वारा आती है, तो वो विकिरण विधि द्वारा आती है। ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62। कुकर में प्लास्टिक का हैंडल लगा होता है, क्यों लगाया जाता है? जो कुकर होता है उसके आगे है ना पकड़ने के लिए लगा देते हैं, क्यों? ताकि जो होता है हैंडल गर्म ना हो। अगर आपसे पूछे वो किसका बना होता है ना, तो वो होता है बेकेलाइट का। ठीक है ना, बेकेलाइट जो होता है वो ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक, याद रखना। तो अगला क्वेश्चन देखिए 63। किसी ठोस को गर्म करने पर उसका आयतन क्या होगा? अगर किसी ठोस को हम जब गर्म करेंगे ना, तो इसमें से ऑप्शनों में से तो किस ठोस को, इसमें से तो वो एल्युमिनियम है। जब एल्युमिनियम को गर्म किया जाएगा तो उसका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। आयतन का मतलब होता है कि वो ज़्यादा स्थान को घेरेगा। ठीक है, और जब ठंडा करेंगे तो फिर जो है कम स्थान को घेरेगा, मतलब आयतन घट जाएगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, एल्युमिनियम। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 64 क्या दिया है, दीप्त वस्तु है। दीप्त का मतलब होता है वही वस्तुएं जो स्वतः क्या करती हैं, प्रकाश उत्पन्न करती हैं अपने आप से, जब उनको हम है ना, जैसे कि यहाँ पे सूर्य भी हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे देखें ऑप्शन मोमबत्ती को जो हम जला देते हैं तो ये क्या होती है, जलने लगती है और ऊष्मा प्रदान करती है। चांद जो होता है, चांद जो चंद्रमा, इसका अपने पास कोई प्रकाश नहीं होता है, ये किससे चमकता है फिर? तो आपसे पूछ सकता है, इस सूर्य के प्रकाश से परावर्तित होकर चमकता है चंद्रमा, याद रखना। अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65। अंग्रेजी के किस अक्षर को समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब अक्षर की तरह नहीं होगा? तो समतल दर्पण क्या होता है, ऐसा दर्पण जिसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है बिल्कुल समतल होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे ये दिखा दिया। ठीक है, ये कलई किया गया भाग है और इधर वाला परावर्तक पृष्ठ है जहाँ से टकरा के प्रकाश जाएगा। तो इन ऑप्शनों में किस ऑप्शन को हम रखें जिसमें अक्षर नहीं होगा, मतलब उसी तरह नहीं बनेगा? तो देखिए एच का तो एच का एच ही बनेगा, देख सकते हैं आप। वी का वी बनेगा, है ना। यम का भी यम बनेगा, लेकिन जो ऑप्शन है इसमें सा दिया है यन, इसका नहीं बनेगा। कैसे? जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे यन को रख दिया, ये रख दिया, तो जब इसमें हम समतल दर्पण लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका ऐसे कुछ बनेगा ये। ठीक है, ये देख रहे हो आप, उल्टा बन गया। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सा। तो नेक्स्ट पेज लेते हैं, है ना। देखते हैं क्वेश्चन के जो लेबल हैं बताना कैसे हैं और कैसा लगा हमारा तरीका, कमेंट करके बताना। और ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, करवाना भी अपने मित्रों से। आपको हम साइंस जो है बहुत अभी तो कम समय मिल पा रहा है, उसके बाद जो है बहुत डीपली पढ़ाएंगे, है ना। एक एक चीज़ को, जैसे कि हम कार्बन लेंगे तो कार्बन के बारे में जितनी जानकारियाँ होनी चाहिए सब हम आपको बताएंगे, है ना। तो आप हमारे वीडियो को लाइक भी कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए बने रहें, अभी 4 पेज और हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखो, तबला आप देखे होंगे। तबले में जो ध्वनि होती है वो कैसे उत्पन्न होती है? तो तबले में क्या करते हैं, तो तबले पर जब आघात मारा जाता है ना, आघात जैसे कि लकड़ी हो गई, किसी चीज़ से जब आघात मारते हैं तभी उसमें से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सितार में ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? जो सितार होता है उसमें क्या होता है, उसको जब हम खींचते हैं तो खींचने से उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है किसमें? ठोस में। ठीक है ना, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होनी चाहिए, होती है ना। तो ठोस में जो होती है, जो ध्वनि की चाल है सबसे अधिक होती है। लेकिन अगर यहीं आपसे पूछ ले कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है, तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है निर्वात में। निर्वात क्या होता है, इंग्लिश में वैक्यूम बोलते हैं। बिल्कुल खाली स्थान जो होता है वो होता है निर्वात, जहाँ कोई भी पार्टिकल नहीं होता है, ना कोई गैस होती है ना। जैसे कि हमारा अंतरिक्ष जो है वो क्या होता है, वहाँ पे कोई भी वायुमंडल नहीं है, मतलब वहाँ पे निर्वात है। तो और जो होता है, देखिए जो ध्वनि है ये कैसी तरंग है आपसे पूछ ले, तो ध्वनि जो तरंग होती है ये होती है अनुदैर्घ्य तरंग। जबकि अगर प्रकाश पूछ ले कैसी तरंग है, तो प्रकाश होती है, क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंगें। तो हम कह सकते हैं कि अनुदैर्घ्य तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि जो है अनुप्रस्थ तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 69 ध्वनि सुनने के लिए समय अंतराल आवश्यक है ना। तो क्या होता है, 1/10 सेकेंड, मतलब एक वर्ड सुनने के बाद दूसरा वर्ड हमें तभी सुनाई पड़ता है जब दो लगातार ध्वनियों के बीच में 1/10 सेकेंड का गैप होता है, याद रखना। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो हमारे आँख है उस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कितने टाइम तक बना रहता है, तो 1/10
16 सेकेंड तक। याद रखना इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 70। क्या दिया है 70 में? प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं, मतलब इनमें से जो हमें प्रकृति से प्रकाश के स्रोत हैं वो छांटने हैं। तो बताइए, जुगनू भी है, यस। जुगनू के बारे में हमने एक पूरा क्वेश्चन ही बनाया है 2-2.5 मिनट का, मतलब वीडियो बनाया है। आप देख लेना कि क्यों वो जलता है ना, क्यों वो जलता है अंधेरे में, हमें क्यों जलता हुआ दिखाई पड़ता है, तो आप बहुत अच्छे समझ जाएंगे। तो सूर्य भी है, तारे भी हैं, तो हम कह सकते हैं उपरोक्त सभी, मतलब ऑप्शन द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो जो बैरोमीटर होता है इससे हम क्या नापते हैं? वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापते हैं हम, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस का प्रभाव है का कारण है। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या कारण है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कई सारे कारण होते हैं, जिनमें से इसमें एक कारण क्या है? वायु प्रदूषण भी है ना। बाकी अगर आपसे पूछे कि ग्रीन हाउस प्रभाव की जो मेन गैस होती है वो क्या है ना, जो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव को जन्म देती, तो वो गैस है CO2, जिसको क्या कहते हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। याद रखना। तो इसमें तो ऑप्शन बा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 73, निम्नलिखित में एसीटिलीन का रासायनिक सूत्र है। तो एसीटिलीन का जो सूत्र होता है वो होता है C2H2। याद रखना। CH4 ये किसका सूत्र है? मीथेन का, है ना। उसके बाद C2H4 किसका है? इसको निकाल लेते हैं हम सूत्र से, अभी इसमें समय कम है इसलिए जो है ज़्यादा डीप नहीं जा रहे हैं, फिर भी डीप ही है क्वेश्चन। अगर आप एक बार सही से पढ़ के जाएंगे ना तो झंडे तो गाड़ेंगे आप एग्ज़ाम में। चलिए क्वेश्चन देखिए 74 नंबर। जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एवं मुख्यता केंद्र के मध्य रखी हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो पहले हम जानते हैं अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण जो होता है ये ऐसे होता है। अवतल दर्पण में अंदर की ओर परावर्तक तल होता है, बाहर से क्या होता है? कलई किया गया भाग। ये होता है कलई किया गया भाग। ये जो हमने बनाया ये रंगा हुआ भाग है, ठीक है। और ये जो भाग है ये छोड़ा गया है आपका परावर्तक, मतलब यहाँ से टकराने के बाद क्या होता है? ये है आपका परावर्तक पृष्ठ। तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है, परावर्तक, ठीक है, जो पृष्ठ है अंदर की ओर दबा हुआ होता है। तो इसके सामने यहाँ पे ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट मिला ये ध्रुव होता है। इसके सामने यहाँ क्या होता है? फोकस होता है ना। इसके डबल दूरी पर क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। तो कहाँ रखी गई है वस्तु? दर्पण के मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य। तो यहाँ पे वस्तु रखी गई है। तो यहाँ से रखी गई है तो एक किरण यहाँ से निकलेगी जो कि कहाँ से गुजर जाएगी? दर्पण के फोकस से। ये नियम होता है, ठीक है। इसके बारे में हमने एक लेक्चर पूरा बनाया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। लाइट चैप्टर का एक हमने प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ से आप इसको तैयार कर सकते हैं। दूसरा एक यहाँ से जाएगा जो कि दर्पण टकराने के बाद नियम कहता है कि ये ऐसे निकल जाएगा। तो कहाँ बनेगा? देख रहे हो चित्र में कहाँ बन गया? ये बनेगा आपका, देखो बड़ा बना है वस्तु से, इधर वस्तु रखे थे हम और इधर नीचे वस्तु का प्रतिबिंब बना, बड़ा बना है, ठीक है ना। और कैसा बनेगा? वास्तविक बना है, क्योंकि वास्तव में किरणें काट रही हैं तो बड़ा बनेगा, है ना। उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा। तो कौन सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन आ सही हो जाएगा। देख लेना, आप समझ में आ गया होगा आपको। बाकी इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं, बढ़िया से तैयार कर सकते हैं किरण के बारे में। 75 नंबर देखो, हरित लवक रहित पौधों का समूह है। मतलब इसमें से ऐसा कौन सा समूह है पौधों का जिसमें हरित लवक पाया ही नहीं जाता है? तो ना तो शैवाल है वो, ना ही कवक है और ना ही अनावृत बीजी। तो कौन से हो जाएगा इसमें? सॉरी शैवाल में तो पाया जाता है। शैवाल आप देखे होंगे, शैवाल क्या होते हैं? एल्गी, है ना। एल्गी आप देखे होंगे, जैसे कि जैसे कोई दीवार है बारिश में देखना तो क्या होता है? दीवार पे हरे हरे जो कुछ लग जाता है वो क्या होते हैं? शैवाल ही होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें तो पाया जाता है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो ये कौन सा सही हो जाएगा? कवक जो होते हैं, फंगस, ये होते हैं जिनमें हरित लवक नहीं पाया जाता है, बाकी सब में पाया जाता है। तो सॉरी, थोड़ा सी मिस्टेक हुई थी, तो एडजस्ट कर लेंगे आप। अगला पेज लेते हैं, पेज नंबर 8वां। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड, प्रति का मतलब होता है 1 सेकंड, हर 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? तो किए गए कंपनों की संख्या को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, मतलब आवृत्ति, है ना। याद रखना, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो पूछ सकता है, तो हर्ट्ज होता है। आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है? तो क्या होता है? समय। आवर्तकाल का मतलब समय होता है, सेकेंड होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखो 77 नंबर, वायु दाब आरोपित करती है। तो वायु दाब क्या वो आरोपित करती है? किधर की ओर करती है? तो वायु दाब जो लगता है वो एक दिशा में न लगकर चारों दिशाओं में लगता है, ठीक है। जैसे कि आप किसी वस्तु के ऊपर खड़े हो जाते हैं
जो है ना, तो उस वस्तु पे जो दाब लगाएंगे आप, वो केवल एक बिंदु पे फोकस ना होके उसके चारों डायरेक्शन में होता है। क्वेश्चन नंबर 78 देखो, निम्नवत में अक्रिस्टलीय कार्बन के प्ररूप हैं। एक होता है क्रिस्टलीय, जो है पढ़े थे हम, हीरा है, ग्रेफाइट है, तो जो यहाँ पे, और फ्लोरीन भी मैंने बताया था। तो इस ऑप्शन में अगर देखें तो शुगर चारकोल जो होता है ये भंगुर होता है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा इसमें, ये क्रिस्टलीय नहीं है, ये अक्रिस्टलीय है। अगला क्वेश्चन देखो 79, अनुप्रस्थ अंगों में दो सुरंगों के बीच की दूरी क्या कहलाती है। तो याद रखना, चाहे वो दो सुरंग हो, चाहे वो दो गर्त है, उनके जो बीच की दूरी होती है वो कहलाती है तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य को किससे दिखाते हैं हम, लैम्डा से, और तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है, मीटर। याद रखना, क्योंकि दूरी होती है एक प्रकार से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, और देखते हैं। आप लगातार केवल बने रहेंगे, है ना, सपोर्ट करें हमें ज़्यादा से ज़्यादा, और देखिए आपको हम बहुत अच्छे से, आपका जो टेट सीटेट की जो आएगी ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मतलब साइंस, उसको भी हम बहुत अच्छे से कराएंगे। तो सब्सक्राइब कर लेना, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, डॉक्टरी थर्मामीटर में ताप मापने का विभाजन स्केल, जो डॉक्टरी के पास जो थर्मामीटर होता है उसमें जो ताप का विभाजन होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। तो याद रखना 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है ना। कहते नहीं कि 100 डिग्री बुखार है, तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। 100 डिग्री बोलते हैं, 100 डिग्री का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया। होता कितना है नॉर्मल, तो 98.6 है ना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। सेंटीग्रेड में नहीं होता, सेंटीग्रेड में हो जाएगा तो आदमी मर जाएगा तुरंत। सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सामान्यतः। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला है 81, पेचिस है ना, एम्बायोसिस नामक बीमारी में निम्नोक्त में से कौन सा सूक्ष्मजीव उत्तरदायी है। मतलब किस सूक्ष्मजीव की उपस्थिति में क्या हो जाता है व्यक्ति को पेचिस मतलब एमोबियोसाइसिस है ना, अमाइबोसिस हो जाता है। तो क्या हो जाता है, अब याद रखना, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इसका नाम है, ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 82 में, कि किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबाने पर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु का भार क्या होता है। तो अगर पूर्णतः डुबाना है तो बताइए क्या हो जाएगा, वो वस्तु है ना, लगने वाला जो उत्प्लावन बल है क्या करेगा, उसको वस्तु जो होगी सतह पर तैरेगी। देखिए जब पानी के अंदर हम किसी वस्तु पे भार लगाते हैं, है ना, तो वो पानी भी उस वस्तु के ऊपर उतना ही भार लगाता है, जिससे वस्तु क्या होती है, तैरती है। क्योंकि यहाँ पे कह रहा है बराबर दिया है, देख रहे हो ना, यहाँ पे बराबर लिखा है, तो बराबर का मतलब तैरेगी, है ना। वो अगर ज़्यादा हो गया, जिस वस्तु को हमने ऊपर से पानी में गिराया है, तो ऊपर वाला जो उस वस्तु को गिरा रहे हैं अगर वो ज़्यादा भार लगा रहा है तो डूब जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 83 देखें, ऊष्माधारिता का मात्रक है। तो ऊष्मा जो धारिता है उसका जो मात्रक होता है, याद रखना, कैलोरी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कंडुआ रोग किस में होता है। तो कंडुआ रोग याद रखना गेहूं में लगता है, ठीक है ना, इसको गांव में कुछ अलग ही भाषा में बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, क्या दिया है 85 में, प्रतिजन है ना, प्रतिजन निम्नलिखित रुधिर कणिकाओं की भित्ति पर चिपकी होती हैं। तो आरबीसी पर होता है, याद रखना, है ना, आरबीसी पर चिपकी होती हैं। तो नेक्स्ट पेज लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देख रहे हैं सब अभी ये सभी जो क्वेश्चन लिए तो सभी आए हैं एग्जाम में कभी न कभी। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल अभिलंबोत को क्या कहते हैं। तो क्या होता है, वो दाब होता है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे कोई वस्तु लिया, ये ऐसे, और इस पर हमने क्या लगाया, दाब लगाया, यहाँ से ऊपर से किधर की ओर, नीचे की ओर दाब लगाया। तो इसके ये कहाँ पर लग रहा है, एकांक क्षेत्रफल पर ये जो दाब लग रहा है, बल है, इस बल को हम कहते हैं प्रेशर, मतलब दाब, है ना। और इसका मात्रक तो हम पढ़ा चुके हैं, क्योंकि दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। क्वेश्चन अगला देखो 87, चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने में क्या प्रयुक्त करते हैं। तो याद रखना क्या होता है, वो जंतु चारकोल होता है। मतलब जो आपके जो घर में जो यूज हो रही चीनियाँ, जो बहुत देखने में बहुत ज़्यादा सफ़ेद होती हैं, लाइट होती हैं, उनमें किसका प्रयोग हुआ होता है, जंतु चारकोल का। और जो हल्की जो है पीली टाइप की होती है, उसमें कम मात्रा में हुआ होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 में क्या दिया है, घड़े में रखा पानी किस विधि के द्वारा ठंडा हो जाता है। तो जो घड़े में पानी रखा होता है उसमें वाष्पन की क्रिया होती रहती है,
जिससे क्या होता है, टेम्परेचर जो है अंदर का ठंडा हो जाता है ना, ज़्यादा हो जाता है बाहर की तुलना में, जिससे पानी ठंडा रहता है। अगला क्वेश्चन देखो, एजुसेट क्या है। ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ। तो मैंने बताया एजुसेट क्या है, जिसको GSAT-3 के नाम से जानते हैं। ये है एक शैक्षिक उपग्रह, है ना, सैटेलाइट है ये। अगला क्वेश्चन देखो, पत्ती में पाया जाने वाला रंध्र स्थित होता है। ये भी हम पढ़ चुके हैं। कहाँ होता है? पत्ती के निचली सतह पर होता है, ठीक है, याद रखना। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन है, दाब अधिक होता है। दाब कब अधिक होता है? तो दाब का सूत्र क्या होता है? दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, है ना। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो इससे एक वो बन गया सूत्र कि P प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 1/A। मतलब जो दाब होता है वो एरिया का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो जितना कम क्षेत्रफल होगा उतना अधिक दाब लगेगा, और जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा उतना कम दाब लगेगा। तो ये बताओ, जब हम बैठे रहेंगे तो एरिया ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे दाब क्या होगा, कम लगेगा, ठीक है ना। एक पैर पर हम खड़े हो जाएंगे तो एरिया कम हो जाएगा, क्षेत्रफल, जिससे दाब क्या हो जाएगा, मैंने बताया अधिक। ये सूत्र के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, कि दाब अगर बढ़ेगा तो एरिया क्या होना चाहिए, कम, और अगर एरिया कम है तो दाब ज़्यादा लगेगा। अगर दो पैरों पर खड़े हैं तो इन ऑप्शनों में अगर देखेंगे तो वो होगा एक पैर पर, है ना। एक पैर पर जब हम खड़े होंगे तो जो होगा, हमारा जो शरीर है वो कम स्थान को घेर पाएगा, मतलब क्षेत्रफल कम होगा, और जब क्षेत्रफल कम होगा तो दाब क्या होगा, अधिक लगेगा। आप इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। ये जितनी विधियाँ दी हैं सब विधियाँ प्रयोग करना, तो आपको देखना कहाँ पे दाब ज़्यादा लगेगा। अगला क्वेश्चन देखो, 92, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, तो पढ़ा चुके हैं हम पीछे। नमक में जिसका सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड, यानी Cl सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 93, है ना, ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो ध्वनि की चाल मैंने ये भी बता दिया है, किसमें होगी सबसे ज़्यादा, ठोस में। ठोस द्रव गैस में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा किसमें होगी, ठोस में। आपने देखा होगा, आप एक, है ना, ठोस दीवार पर किसी चीज़ से वार करें और पानी में वार करें तो सबसे ज़्यादा आवाज़ कहाँ से निकलेगी, तो होगा ठोस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 94। क्या दिया है कि निम्नलिखित में से दाब से संबंधित नियम है ना। दाब से संबंधित नियम किसने दिया था? मैंने आपको बताया था, पास्कल जी ने दिया था, क्योंकि उन्हीं के नाम पर जो है दाब का एक मात्रक भी रखा गया कि दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर तो होता ही होता है सूत्र से, और पास्कल भी होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मधुमेह रोग में निम्नलिखित का स्राव कम हो जाता है। तो ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, किसका होता है, इंसुलिन का कम हो जाता है, जिसके लिए हमें बाहर से वैक्सीन लेना पड़ता है ना, इंसुलिन हार्मोन का। तो लास्ट पेज लेते हैं और बने रहे लास्ट तक, बताना कैसा लगा, और एग्ज़ाम में, है ना, अच्छे स्कोर, आप बहुत अच्छे स्कोर कर पाएंगे। और ये क्लास सभी लोग दे सकते हैं, 9-10 के में भी ये सब है, तो विद्यार्थी भी इसको देख सकते हैं। यदि आपके भाई बहन कोई 9-10 में है तो उनको भी आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करवा देना, है ना, जिससे उनको भी नेक्स्ट आने वाले समय में हम क्लास बहुत जल्द प्रोवाइड कराएंगे। फिजिक्स और मैथ, केमिस्ट्री, बायो, मतलब बायो और पूरा विज्ञान और पूरा मैथ। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, अगला पेज लेते हैं। बस 2 मिनट की बात और है ना, और इस प्रकार कवर हो जाएगा हमारा पूरा क्वेश्चन। तो देखिए क्या दिया है, अवतल दर्पण होता है। तो मैंने भी बताया था, जो अवतल दर्पण होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं बीच में पतले और किनारों पर मोटे। लेंस यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, इसको समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 97 देखो, पनीर सिरका डबल रोटी बनाने में उत्तरदायी सूक्ष्म जीव कौन सा है। तो इन सभी में क्या होता है, याद रखना, बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया, ठीक है, जीवाणु जिसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देखो, हरित लवक पाया जाता है। तो हरित लवक किसमें पाया जाता है, हरित लवक पेड़ पौधों में पाया जाता है, मतलब उनकी कोशिकाओं में, मतलब वनस्पति कोशिका में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, है ना। क्या दिया है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो इसको हम तो पढ़ चुके थे, ग्राहम बेल ने किया था, ठीक है ना। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। इन ऑप्शनों में देखो तो क्या हो जाएगा, हीरा, ठीक है ना। हीरा जो है कार्बन का प्ररूप है, और एक क्रिस्टलीय है, मतलब ठोस प्ररूप, और ये प्रकृति में पाया जाने वाला बहुत ही सबसे कठोर पदार्थ भी है हीरा। अगला क्वेश्चन देखो 101 नंबर, द्रव के गैस में बदलने की क्रिया। द्रव किस में जा रहा है, गैस में, तो बताओ क्या होगा उस क्रिया में, वाष्पीकरण। ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना, और ये लास्ट रहेगा,
है ना। इन्हीं यही सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होके आते हैं। 19 में भी, 22, 21 सब जिसमें आएंगे सब यही आएंगे इन्हीं में से। तो अगर आप पूरे वीडियो को दो बार देख लेंगे ना, तो मैं क्योंकि एक्सप्लेन हमने बहुत अच्छे से कर दिया है, तो आपके लगभग सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, चना और मटर की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है। तो याद रखना क्या होता है, राइजोबियम। दलहनी जो फसलें होती हैं, है ना, चाहे वो अरहर की दाल हो, चाहे चना हो, चाहे मटर हो, इन सभी में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, राइजोबियम। ठीक है ना। राइजोबियम करता क्या है, ये पौधों को, मतलब जो पेड़ होते हैं इनको नाइट्रोजन प्रदान करता है, क्योंकि किसी भी पौधे में जो पोषक तत्व होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है नाइट्रोजन का पाया जाना। तो आशा करता हूँ बहुत ही मज़ा आया होगा और समझ में भी आ गया होगा पूरा का पूरा क्वेश्चन। तो 2 बार केवल आप एक सही से देख लेंगे ना, तो मैं बता रहा हूँ आप पूरे क्वेश्चन कवर कर लेंगे। बहुविकल्पीय तो छोड़ो, है ना, अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय भी आप टच कर पाएंगे, क्योंकि हमने ऐसा एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं आप, है ना, लाइक भी कर दिया करें, ताकि हमको मोटिवेशन भी मिले, है ना, कि हमारा पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।